हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक मधु कलश का आज हम 13वां पाठ जो है पानी और पुल पढ़ने जा रहे हैं। पानी और पुल कहानी में भारत के विभाजन के दिल को छू लेने वाला चित्रण है। भारत के विभाजन के बाद अनेक परिवार टूट गए, बट गए, किंतु उनके मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति जो लगाव था वह आज भी है। यह कहानी इसी भावना को दर्शाती है। गाड़ी ने लाहौर स्टेशन तो एक बारगी मन कांप उठा। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहां 14 साल पहले ऐसी आग लगी थी जिसमें लाखों लोग जल गए थे। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकारमय गुफा में घुसी जा रही है। हम सब लगभग 300 यात्री थे। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहां हमें जैसा स्वागत मिला उससे आगे अब पंजे साहब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी भावना तो नहीं थी, परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जाग उठे कौन जानता है। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ की ओर देखा। हथेली पर मुख टिकाए, कोहिनी को खिड़की के सहारे दिए वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। खेत कट चुके थे, दूर दूर तक सपाट धरती दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा। उन पर भी गहरी उदासी जो थी उनके चेहरे पर छाई हुई थी। तुम्हें तो यह रास्ता अच्छी तरह याद होगा, मैंने माँ का ध्यान तोड़ते हुए पूछा। सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। माँ मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी। बोली, मुझे तो इस रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज यह इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। माँ की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो गई। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर हुआ था। मुझे याद है कि पिताजी तो शायद साल में एकाध बार ही पंजाब आया करते थे, पर माँ के 3-4 चक्कर जरूर लग जाते थे। उन दिनों जब पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था, पंजाब की 5 नदियों का जल उन्माद की तीखी शराब बन चुका था। माँ ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया। सभी ने विरोध किया, परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि माँ को अपने निश्चय से डिगाना आसान नहीं। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वे वापस आ गईं। गांव के घर का बहुत सा सामान वह बुक करा आई थी। साथ में हम अपना पुराना चरखा और दही मथने की बड़ी मथानी ले आई थी। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। आग रुकी तो नहीं, पेशावर तक सपाट फैली हुई जमीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है। हम सब भूल से गए कि खाई के उस पार हमारा अपना गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी और पास ही झेलम नदी अल्लड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। आज मैं माँ के साथ उस खाई पर से गुजरकर उस प्रदेश की ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया है। मैं एक पुस्तक के पन्ने पलट रहा था। माँ ने पूछा, यह गाड़ी सराय स्टेशन पर रुकेगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ शायद रुके, पर पहुंचेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। पर अब अपना रखा ही क्या है वहां। मेरी बात से माँ को चोट पहुंची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में उलझ गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। माँ ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी हमारे साथ थे। तीनों ने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंख खुली तो देखा माँ वैसी ही बाहर फैले अंधेरे की ओर अपलक देखती हुई बैठी है। घड़ी देखी, 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, माँ तुम भी लेट जाओ ना। अच्छा, उसके मुंह से निकला और वह
अधलेटी सी हो गई। मैंने उस अधनींदी अवस्था में कोई स्वप्न देखा हो ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट अनुभव हुई। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा उठा। माँ मुझे झकझोर रही थी। अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उसके हाथ कांप रहे थे। क्या है? मैंने बाहर झांककर देखा। हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा कोलाहल वहां छाया हुआ था। एक बारगी मेरा रोम रोम कांप उठा। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गई, जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोककर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे में कोई स, इस गाड़ी में कोई सराइका है। मैंने माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी। पूछो इससे क्या बात है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी? इसमें से कोई इस गांव का है? हाँ, हम हैं इस गांव के। माँ आगे आकर बोली, तुम सराई की हो? उस आदमी ने जोर देकर पूछा। हाँ जी। माँ ने इतना कहते ही स्टेशन पर चारों ओर शोर मच गया। इधर उधर घूमते हुए बहुत से आदमी हमारे डब्बे के पास आकर जमा हो गए। फिर कई आवाजें एक साथ आई, तुम सराई की हो? जी हाँ, हम सराई के ही हैं। माँ ने जोर देकर कहा, इसी गांव के? किसी की आवाज आई, तुम किसके घर से हो? माँ ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, मेरे पिताजी का नाम सरदार मुला सिंह है। यह मेरी माँ है। तुम मुला सिंह के बेटे हो? कई लोग एक साथ चिल्लाए, तुम मुला सिंह की बीवी हो? रेवेल सिंह की भाभी। कैसे हैं सब? लोग हमारे संबंधियों की कुशल क्षेम पूछते हुए हमारे साथ ही पोटलियां मुझे और माँ को थमाते जा रहे थे। उनमें बादाम, अखरोट, किशमिश आदि सूखे मेवे बंधे हुए लग रहे थे। मैं हक्का बक्का सा यह सब देख रहा था। माँ अपने सिर पर कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थी। खुशी से उनके होठ फड़फड़ा रहे थे। मुंह से कुछ भी न निकल रहा था और लगता था आंसू अभी चू पड़ेंगे। वहीं पर खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट की जेब से सीटी निकाली। मैंने देखा 4 आदमी ने उसे पकड़ सा लिया है। अरे बाबू, 2-4 मिनट और खड़ी रहने दो ये गाड़ी। देखता नहीं यह बीवी इसी गांव की है? और एक ने उसका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। भरजाई सरदार जी कैसे हैं? उन्हें क्यों नहीं लाई? पंजे साहब दर्शन कराने? एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। माँ ने दोनों हाथों से सर का कपड़ा और आगे कर लिया। उनके मुख से धीरे से निकला, सरदार जी नहीं रहे। क्या मुला सिंह गुजर गए? क्या हुआ था उन्हें? माँ चुप रही। मैंने जवाब दिया, उनके पेट में रसौली हो गई थी। एक दिन अचानक फूट गई और दूसरे दिन पूरे हो गए। ओह, बड़े नेक बंदे थे। खुदा उन्हें अपनी दरगाह में जगह दे। उनमें से एक ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, भरजाई तेरे बच्चे कैसे हैं? वाहेगुरु की कृपा है, सब अच्छे हैं। माँ ने धीरे से कहा, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। कई आवाजें एक साथ आई, भरजाई तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ। किसी एक ने कहा और कितनों ने दोहराया, भरजाई तुम लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने सुना मेरे पीछे खड़े मामा जी कुढ़ते हुए कह रहे थे, पहले तो मार मार के यहाँ से निकाल दिया, अब कहते हो वापस आ जाओ। पर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और वे कहे जा रहे थे कि भरजाई तुम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाओ। बोलो भरजाई, कब आओगी? अपना गांव तो तुम्हें याद आता है। भरजाई वापस आ जाओ।
माँ के मुख से कुछ नहीं निकल रहा था। वे सिर का कपड़ा संभालते हुए हाथ जोड़ती जा रही थी। दूर खड़ा गार्ड हरी लालटेन दिखाता हुआ सीटी बजा रहा था। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी फक फक करती हुई चल दी। भीड़ की भीड़ हमारे डब्बे के साथ चल दी। अरे अच्छा ब्रजाई सलाम, अच्छा बेटा सलाम, रवेल सिंह को हमारा सलाम देना, उनको सबको हमारा सलाम देना। माँ के हाथ जुड़े हुए थे और मुंह से गदगद स्वर में धीरे धीरे कुछ निकल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी कुछ तेज होती गई। हम दोनों खिड़की से सिर निकाले हाथ जोड़ते रहे। भीड़ के लोग वहीं खड़े हाथ ऊपर उठाए चिल्ला रहे थे। माँ की आंखों में आंसू की धारा बहती जा रही थी, बहती जा रही थी। वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोंछी जा रही थी, पर टूटे हुए बांध का पानी बहता जा रहा था। हमारी गाड़ी झेलम के पुल पर आ गई थी। रात्रि की उस निवृत्ता में खडर खडर की तेज आवाजें आ रही थी। मैं खिड़की से झांककर झेलम का पुल देखने लगा। मैंने सुना था झेलम का पुल बहुत मजबूत है। पत्थर और लोहे के बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में देख रहा था। मेरी दृष्टि और नीचे की ओर जा रही थी, जहां धूप अंधेरा था, पर मैं जानता था वहां पानी है। झेलम नदी का कल कल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी, जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे से बह रहा था। ये थी महीप सिंह के द्वारा लिखी गई कहानी पानी और पुल।